हेलो दोस्तों। तो ये मैं हूँ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल, जिसमें हम बात कर रहे हैं टारगेट 2022 की, जिसमें आज हमारा छठा एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे रिवर एंड लेक्स ऑफ इंडिया की, भारत के नदियों और झीलों के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत के नदियों और झीलों के बारे में। तो सबसे पहले चलिए एक भारत का एक नदी मैप, नदी का एक जो है नक्शा देख लेते हैं। सबसे पहले भारत को दो अपवाह तंत्रों में विभाजित किया जा सकता है। दो अपवाह तंत्र यानी कि एक बंगाल की खाड़ी खाड़ी का अपवाह तंत्र, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है अरेबियन सी का ड्रेनेज सिस्टम, ये अरब सागर का जो ड्रेनेज सिस्टम है। तो इसको कुछ यूं बांट सकते हैं, ये सतलज और इधर गंगा, इसके आगे कुछ ऐसे चलती हुई अरावली के साथ बनास, माही, ये आगे चलकर ये नर्मदा और तापी को अपने साथ लेगी। कुछ इस प्रकार की का एक संरचना बनाती है ये जो हिस्सा है ये हो गया अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर की ओर। और ये जो है ये हो गया बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो ये एक नदी मैप है जिसमें कि आप सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आदि ये नदियां हैं। इसके अलावा स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, ये सारी नदियां हैं। इन इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से ये निकलती है ये नदी। तिब्बत में यहाँ पर ये सिंगी खिंग, कैलाश मानसरोवर के आसपास सिंगी खिंगन या शेरमुख जो ग्लेशियर है, इसी से ये सांगपो नदी निकलती है। ये है कि सांगपो नदी, जो कि इसमें यारलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से जाना जाता है इसको, तिब्बत चीन में। और आगे ये भारत में प्रवेश करती है सियांग या दिहांग के नाम से। इसमें सांगपो है, इसमें जांगबो आके मिलती है, नयांगकू आके मिलती है तिब्बत से। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग या सियांग के नाम से मिलती है। आगे मतलब म्यांमार से आने वाली दो नदियां दिहांग और लोहित जब इसमें मिल जाती है तब इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र आगे चल, अब यहाँ ब्रह्मपुत्र है, इसके हम नदी के बहाव के साथ हम खड़े हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नदियां जैसे कि बूढ़ी दिहिंग, दीखू, धनसिरी, कोपिली, ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, धालेश्वरी, पद्मा और अपर मेघना के नाम से आदि नदियां इन पे आके मिलती है। और जब हम राइट साइड में देखें तो सुबनसिरी, बरेल, मानस, संकोस, रैदक, धरला, तीस्ता, गुमानी और ये गंगा, ये सारी नदियां इसमें मिलती है। यहाँ की गंगा यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश में घुसने से पहले गंगा दो भागों में बट जाती है, हुगली और पद्मा। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते। चलिए आप आगे देखते हैं इसको। जैसे ही ब्रह्मपुत्र यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको यमुना के नाम से जाना जाता है। पूरा ये जो ब्रह्मपुत्र है इसको यमुना के नाम से जाना जाता है। जब इसमें आकर पद्मा मिलती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और कुछ दूर आगे चलते ही ये इसमें आके मिल जाती है मेघना। मेघना के मिलने के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ये एक नदी मैप आप इसको एक इसमें भी देख सकते हैं इस तरह से। तो इसके किनारे जो बसे दो शहर हैं, पहले गुवाहाटी और तिनसुकिया, दो बड़े शहर असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हैं। और मेघना आकर मिलती है ढाका के पास, एक ढाका से आगे चांदपुर नाम का स्थान है बांग्लादेश में, जहां पर मेघना ये पद्मा जो कि पद्मा और ब्रह्मपुत्र का जल लेकर आगे बढ़ रही है, वहां मेघना मिलती है। इसके बाद ये मेघना के नाम से छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो दोस्तों ये था एक ब्रह्मपुत्र नदी। आगे हम चलिए अब हम बात करेंगे
गंगा की बात करें इससे पहले हम फिर से एक बार इसकी सहायक नदियों को देख लें। लेफ्ट हैंड से जो आने के मिलने वाली नदियां हैं, लोहित, बूढ़ी दिही, दीखू, धनसिरी, कोपिली, ओल्ड ब्रह्मपुत्र, धालेश्वरी और अपर मेघना या मेघना। और जो राइट हैंड से साइड से आके मिलने वाली है, सुबनसिरी, बरैल, सुबनसिरी, बरैल, मानस, संकोस, रैदक, धारला, तीस्ता, गुमानी और ये पद्मा गंगा का जो एक शाखा है। अब याद रखिएगा नदियों की दो तरह का होता है, एक शाखा नदी, दूसरी सहायक नदी। सहायक नदी ये है जैसे कि ब्रह्मपुत्र, अब ये सुबनसिरी जो है वो सहायक नदी है, लेकिन ये जो गंगा यहाँ पद्मा है वो गंगा की शाखा नदी है, क्योंकि गंगा यहाँ से हुगली के रूप में यहाँ से अलग हो चुकी है। हुगली और पद्मा तो एक गंगा की दो सहायक नदियां हैं, सॉरी शाखाएं हैं, शाखा नदियां हैं। अब चलते हैं, हम बात करेंगे अब इसके आगे तिब्बत में भी देखेंगे तो एक लहासा भी ब्रह्मपुत्र के किनारे ही है, तिब्बत की जो कि प्राचीन तिब्बत की राजधानी थी लहासा। ढाका भी मेघना के तट पर है। आगे हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, यानी कि सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं सिंधु नदी जो है ये भी उसी जगह से जहां से लगभग जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है उसी जगह से ये भी निकलती है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप पर कैलाश मानसरोवर के पास का ही जगह है। सिंधु नदी जो भारत में 709 किलोमीटर मात्र बहती है। ये जो है 5080 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला के हिम क्षेत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से ये भी निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है भारत में, और माफ कीजिएगा भारत में 709 किलोमीटर है, जबकि इसकी पूरी लंबाई है 2880 किलोमीटर। यह इसका जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो 3,21,290 सॉरी 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका सिर्फ 3,21,000 है। इसकी कुछ जो सहायक नदियां हैं, चलिए इसकी सहायक नदियों की हम यदि बात करें तो सबसे पहली जो सिंधु में आके नदी मिलती है वो है जास्कर। उसके बाद श्योक, ये नुब्रा घाटी से होकर आती है, नुब्रा घाटी से होती हुई नुब्रा आके मिलती है श्योक में, और श्योक फिर आके सिंधु से मिलती है। उसके बाद है गिलगित, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल, और ये सारी नदियां आके ये राइट हैंड से। चलिए उसके बाद और देखते हैं, इसमें है झेलम, सोहन, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। अब चलिए एक एक करके इनको देखते हैं, इन सारी नदियों को। सबसे पहले हम सिंधु को देख लिए, इसकी जो है झेलम देखते हैं। झेलम नदी वेरीनाग 490 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में वेरीनाग नामक स्थल से निकलती है। पीर पंजाल रेंज में जो हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ ये रहा वेरीनाग, एक झील है श्रीनगर के पास जिससे ये नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है, और इसका टोटल जो सिंचित क्षेत्र है भारत में वो है 28,490 वर्ग किलोमीटर। बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रृंखला के मध्य में है। ये जो इसका ये बृहद जो विशाल हिमालय है, जो ग्रेटर हिमालय और जो पीर पंजाल रेंज है दक्षिणी हिमालय, उसके बीच में से ये निकलती है। कश्मीर घाटी का वुलर झील होते हुए, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वुलर झील है कश्मीर का, से होते हुए ये नदी बहती है और पाकिस्तान में फिर प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर ये आगे चलकर झेलम जो है आगे चलकर चेनाब में मिलती है। फिर देखते हैं चेनाब, रावी और व्यास, ये जो है तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के आसपास से निकलती है। ये सारे झेलम चेनाब में आके मिलती है। चेनाब फिर मुल्तान के पास, रावी भी चेनाब से मिल जाती है, और ये सारी नदियां सतलज भी पंचनद से पहले आके चेनाब में मिल जाती है, और पंचनद के पास
ये सारी नदियां, ये चेनाब जो है सब सारी नदियों का जल लेकर सिंधु से मिल जाती है। ये था सिंधु का एक अपवाद तंत्र। अब आगे देखते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे हैदराबाद, लरकाना, पंचनद और कहीं ना कहीं इस्लामाबाद भी इसके किनारे है। उसके बाद एक गिलगित शहर है जो कि गिलगित नदी के किनारे, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। फिर आगे हम देखते हैं झेलम नदी के तट पर श्रीनगर है भारत में। जम्मू चेनाब, पाकिस्तान में गुजरावाला, ये भी चेनाब। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है, और सतलज के तट पर लुधियाना और जलंधर ये है। और ब्यास जो है एक नदी है जो कि सतलज की सहायक नदी है, वो भी चेनाब, रावी और ब्यास ये सब हिमालय से निकलती है। जबकि सतलज नदी जो है, सतलज सतलज धर्मादर्री, ये जो है तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। एक धर्मादर्री के पास मतलब हिमालय की जो उत्तरी ढाल है वहां से निकलती है ये नदी, और हिमालय को काटते हुए आगे बढ़ती है, यानी कि ये पूर्वगामी नदी है। सतलज एक सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और सतलज दोनों पूर्वगामी नदियां हैं। सिंधु जो है यहाँ पर जास्कर और काराकोरम कैलाश रेंज के बीच में एक महाखंड का निर्माण करती है, जिसे कैनियन कहा जाता है, जिसे गॉर्ज कहा जाता है, गॉर्ज का निर्माण करती है। चलिए अब आगे हम इसी में थोड़ा सा एक देखते हैं सिंधु जो जल संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसके बारे में कुछ तथ्य हैं, इसको एक बार आप निगाह डाल देंगे। और फिर से चलिए शहरों के बारे में फिर से एक देखते हैं, इसके यहाँ कौन कौन सा है। हम मुहाने से शुरू करें तो पाकिस्तान का सिंधु में हैदराबाद, लरकाना, नवाब शाह, सुक्कुर और डेरा गाजी खान, बहावलपुर, ये मुल्तान चेनाब के आगे, ये बहावलपुर सतलज के किनारे, फैसलाबाद, गुजरानवाला गुजरात, जम्मू भारत का, लाहौर, कसूर, डेरा इस्माइल खान, कुंदियान, रावलपिंडी, पेशावर, कोहाट, मर्दान, एबटाबाद, इस्लामाबाद, ये सभी सिंधु नदी घाटी बेसिन में पड़ने वाले शहर हैं। भारत का पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, जम्मू, ये सारे जो कि सिंधु नदी तंत्र में आने वाले शहरों में से एक है। तो अब चलिए हम बात करेंगे अब आगे गंगा नदी तंत्र की, गंगा बेसिन की। गंगा पर बात करें उससे पहले हम अपर गंगा की बात करेंगे। जब गंगा की बात करते हैं तो यहाँ पर पंचगंगा और पंचप्रयाग की बात आती है। पंचप्रयाग, जैसे कि आप पता, अलकनंदा जो है गंगा की सबसे प्राचीन या फिर कहें सबसे मुख्य धारा है, जो कि गंगोत्री या गोमुख के पास से निकलती है। ये बद्रीनाथ के भी ऊपर से आगे से आती है, गोमुख या गंगोत्री, वहां से आगे निकलती हुई आगे बढ़ती है। सबसे पहले यहाँ है विष्णु प्रयाग और अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है कहाँ? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा से फिर मिलता है नंद प्रयाग में आके नंदकिनी, और इसको नंद प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद है कर्ण प्रयाग, यहाँ अलकनंदा से आके मिलती है पिंडर गंगा। पिंडर गंगा के बाद है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आके मिलती है मंदाकिनी। फिर अंत में सबसे लास्ट में पांचवा जो है वो होता है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। इसके बाद से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग, जिसे हरिद्वार भी कहा जाता है। आगे हम चलिए अब आगे गंगा के बारे में बात करेंगे। जब गंगा के रूप में आती है उसके बाद आगे बढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए अब इसको देखते हैं इस फ्लो चार्ट के जरिए। देवप्रयाग में गंगा, उसके बाद ऋषिकेश, देवप्रयाग हरिद्वार नहीं है, माफ कीजिएगा, हरिद्वार वो गलती से निकल गया, ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से नीचे निकलती है, और यहाँ पर भीमगदा एक बैराज है जिससे कि अपर गंगा नहर निकाला जाता है, और फिर आगे इसके नीचे मिडिल गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल से निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आके मिलती है एक नदी रामगंगा, कन्नौज के पहले, और उसके बाद फिर कन्नौज के पहले एक और नदी काली नदी आके मिलती है। फिर कानपुर,
इलाहाबाद, इलाहाबाद में आके यमुना नदी इस पर मिलती है। फिर वाराणसी, वाराणसी और पटना के बीच 3 नदियां मिलती है इसे, गोमती, घाघरा और सोन। पटना के पास गंडक और पुनपुन आके मिलती है, बूढ़ी गंडक भी मिलती है। और फिर भागलपुर और फरक्का के बीच आके मिलती है कोसी। और फरक्का के बाद ये 2 नदियों में बट जाती है, 2 शाखाओं में बट जाती है। दूसरा एक है हुगली और दूसरी पद्मा। पद्मा फिर ये जब ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है तो उसको जमुना कहा जाता है, फिर ये पद्मा भी। और फिर आगे जब इससे मेघना से मिलती है तो इसको मेघना कहा जाता है। तो ये एक गंगा का एक शहर है। ये रही हमारी गंगा नदी। ये पटना से ही शुरू करते हैं। गंगा, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सारे छोटे छोटे शहर हैं। अब चलिए पटना से आगे बढ़ते हुए देखते हैं भागलपुर, नवाबगंज, नवाबगंज ये सब आ गए, पावना ये सब आ गया आपका बंगाल में, बांग्लादेश में ये सब हिस्सा। इधर बांग्लादेश और ये आ गया आपका भारत का। ये यहाँ पर नदियों को पहचानना बिल्कुल इतना आसान नहीं है इस क्षेत्र में। यहाँ पर मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर और कानपुर जो इसी किनारे के उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं, और भागलपुर और पटना बिहार के प्रमुख शहर जो कि गंगा किनारे पर अवस्थित हैं। तो ये एक, और जो गंगा की सहायक नदियां हैं, यदि हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें, बाईं तट से आने वाली नदियां हैं। पहले तो चलिए बाईं तट से आने वाली नदियां हैं, पहली नदी है रामगंगा। फिर ये रही रामगंगा, ये भी एक पार हिमालय नदी है। फिर है गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी। बूढ़ी गंडक और कोसी, बूढ़ी गंडक भी यहीं पर आके मिलती है, और कोसी। और दाईं तट से आके मिलने वाली नदियां हैं, पहली है यमुना, तमसा, यमुना, तमसा, सोन और दामोदर, और पुनपुन भी। पुनपुन आके यहाँ पर पटना के आगे यहाँ पर मिलती है आके इसे। तो पुनपुन भी इसकी सहायक नदी है जो दाईं तट से आके मिलती है। उसी प्रकार अब यमुना की बात करें तो हम यमुना, इसी नदी में यमुना, गंगा की सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगोत्री के पास से ही बंदरपूछ या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना की जो सबसे पश्चिम से, गंगा के पश्चिम में 6330 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री से निकलती है, और 1300 किलोमीटर चलने के बाद इलाहाबाद में संगम में आके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है चंबल, बेतवा और शारदा, केन, ये सारी इनकी सहायक नदियां हैं। ये रहा आपका ये यमुना, इसमें चंबल, बेतवा और ये केन होगी। काली जो नदी है ये चंबल की ही सहायक नदियों में से एक है, और शारदा, ये सारी इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। अब चलिए हम बात करेंगे महानदी बेसिन की। महानदी बेसिन की यदि बात करें तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ के, दक्षिणी छत्तीसगढ़ की पठार, जिसको कि दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता है, वहां से निकलती है। और ये उड़ीसा में, ये उड़ीसा से बहते हुए आगे बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है ये महानदी। ये दंडकारण्य श्रेणी पर्वतपात रायपुर जिले के पास फरसिया गांव के समीप निकलती है। इसकी जो लंबाई है 857 किलोमीटर है। इसका सिंचित क्षेत्र है 1,41,600 किलोमीटर। इसकी जो बाएं तट से आगे मिलने वाली नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव या हस्तो, मानदेव या माण, ईव। और दाएं तट से आके मिलने वाली जोंक, ओंग, तेल, ये सारी नदियां हैं। जोंक, ओंग और तेल, जोंक, ओंग और तेल। इसके बाद हम चलिए बात करते, ये रहा एक और इसका
नदी तंत्र पर इसका, ये महानदी चिल्का लेक के पास ही आके, भुवनेश्वर भी इसी के डेल्टा क्षेत्र, महानदी के डेल्टा क्षेत्र में है। महानदी, इस पर हीराकुंड जलाशय परियोजना इसी पर का निर्माण इसी पर किया गया है, हीराकुंड जलाशय परियोजना का। इसकी सहायक नदियां हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये रहा इसकी सहायक नदी, ये है शिवनाथ, हसदेव, माड, ईव, बेदन, भेदन। अब इसकी देखिए जोंक, दाएं तट से वाली चौक, ओंग, और ये रही तेल नदी यहाँ से। तो ये सारी इसकी सहायक नदियां थी महानदी की। अब चलिए हम बात करेंगे गोदावरी की। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये 1465 किलोमीटर है। ये पश्चिमी तट घाट से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, पोंडिचेरी यानाम के पास। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके किनारे जो बसे कुछ शहर हैं इसके गोदावरी के, ये है मालेगांव, अहमदनगर, जालना, नांदेड़, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, राजमुंदरी और काकीनाडा। मछलीपट्टनम भी इसके आसपास ही है। काकीनाडा काफी इतिहास में फेमस रहा है, ये गोदावरी के तट पर किनारे है ये नदी, ये शहर काकीनाडा। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी गोदावरी की जो सहायक नदियों में प्रवरा, ये रही प्रवरा, और पूर्णा, प्रवरा, पूर्णा। अब आगे यदि प्रवरा के बाद ये देखते हैं एक पेनगंगा, धारना, मंजरा, प्रवरा की एक मूला नदी है, छोटी नदी, इसकी सहायक नदी है। प्रवरा के ऊपर ये पूर्णा नदी, पूर्णा भी इसकी एक सहायक नदी है। प्रवरा, पूर्णा, पेनगंगा, वारधा, ये रही वारधा, प्राणहिता, 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 प्राणहिता भी यही है। इसमें एक बार देखते हैं इसको आगे। इंद्रावती, सबरी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। इंद्रावती, मानेर, अब जैसे देखिए सबरी, मानेर, इंद्रावती, प्राणहिता, वारधा, पेनगंगा एवं पूर्णा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अब चलिए हम बात करेंगे कृष्णा बेसिन की, कृष्णा नदी तंत्र की। कृष्णा नदी आप यहाँ देख सकते हैं इसको, ये भी कृष्णा भी जो पश्चिमी घाट से निकलती है और बहते हुए ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए आकर बंगाल की खाड़ी में आके ये गिरती है। कृष्णा जो पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर के उत्तर में, महाबलेश्वर के उत्तर में निकलते हैं, ये जो कि 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ से निकलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 1400 किलोमीटर है और इसका जो सिंचित क्षेत्र है वो 2,58,000 किलोमीटर है। इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, चलिए देखते हैं इसकी जो कृष्णा की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां, एक है भीमा, तुंगभद्रा, ये रही तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दो नदियों, तुंगा और भद्रा नदियों से मिलने से ये तुंगभद्रा बनती है। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, ये रही यहाँ पर घाटप्रभा। उसके बाद ये है मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और कोयना, ये है यहाँ पर आपकी कोयना, और एक नदी है मूसी जो कि कृष्णा की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। मूसी, 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 यहाँ आप देख सकते हैं ये है तुंगा और ये है वारदा या भद्रा, इन दोनों के मिलने से ये नदी बनती है तुंगभद्रा। मालप्रभा, भीमा, ये
आकर यहाँ पर जरूला प्रोजेक्ट है कुछ, यहाँ से मिलती है ये। अब चलिए अब हम बात करेंगे कावेरी नदी की। जो कावेरी नदी है ये ब्रह्मगिरी श्रृंखला के पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ये केरला कर्नाटका के बॉर्डर पर यह निकलती है और ये कराईकल पौंडीचेरी के पास आके बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, इसका जो कैचमेंट एरिया, कमांड एरिया ये देखा जाए तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियों में हेमवती, ये रही हेमवती, ये रहा हेमवती डैम है यहाँ, और हेमवती रिवर, और हेरंगी, हेमवती, हेरंगी, सिमसा, सिमसा 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 उसके बाद चलिए ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये रही सिमसा, हेमवती, हेरंगी, सिमसा, अर्कावती, सबवती है, हेमवती, सिमसा, हेमवती, सिमसा, ये रही अर्कावती। अर्कावती के बाद आगे इसकी जो सहायक नदी है, दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियां कबानी, भवानी, कबानी और अमरावती। ये 3 नदियां, भवानी, कबानी, अमरावती, और एक नोयल है। नोयल जो है कोयम्बटूर नोयल के तट पर है। ये सब आके कावेरी नदी में मिलती है। कावेरी नदी आके बंगाल की खाड़ी में अपना सारा जल विसर्जित करती है। चलिए अब हम बात करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की। जो पठारी क्षेत्र की जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है उनमें से पहली है नर्मदा। नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। यहाँ से नर्मदा और सोन 2 प्रमुख नदियां निकलती है और दोनों विपरीत दिशा में निकलकर बहती है। नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उनमें से है बरनेर, बरनेर, बेयार या बंजार, और उसके बाद है सेर, शक्कर, दूधी, तावा, हिरन, बरना, ये रही बरना, और दूधी, तवा, बरना, कोनार, ये दक्षिण से आती हुई नदी है एक। चलिए अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, आगे देखते हैं इसको। कोनार, इसके बरनेर से इसके बरनेर, बेयार, सेर, दूधी, शक्कर, तवा, हिरन, तेंदोनी, बरना, कोनार, अंजाल, माचक, कुंडी, गोई और कमरा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि ये मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर है। सरदार सरोवर बांध, यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, इसी पर स्थापित किया गया है। ये है तवा डैम, तवा नदी पर। ये रही कोलार नदी, कोलार, चंकेसर, KGF मत समझ लीजिएगा, कोलार है ये। आगे चलिए अब हम बात करेंगे तापी नदी की। तापी नदी की यदि हम बात करें तो ये तापी एक छोटी सी नदी है जो कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से एक भ्रंश घाटी से निकलती है। तापी, हाँ, ये बैतूल जिला सतपुड़ा श्रृंखला में मुल्ताई है। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें से पूर्णा, बैतूल, लावड़ा, बाधूर, पाटकी, गंजाल, धतरंज, बोहार, बोरी, अनभोरा, खुसरी, कापरा, सिपरा जैसी सहायक नदियां हैं। चलिए अब भारत की जो 10 प्रमुख लंबी नदियां हैं उसका एक मैप, एक टेबल यहाँ दिया गया है, इसको आप एक बार देख लें। सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, यमुना,
सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी और तापी। तीसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा, चौथी नर्मदा, पांचवी है यमुना। गंगा के बाद यमुना लिख कर ये गलती ना करें। अब चलिए हम बात करेंगे झीलों की, लेक्स ऑफ इंडिया की, भारत के झीलों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झीलों के प्रकार की। तो झील कितने प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुख्यतः झील जो 8 प्रकार के होते हैं, अन्य और भी प्रकार होंगे इसके, उप प्रकार और उप प्रकार। तो पहले हम चलिए बात करते हैं जो पहला झील है वो है विवर्तनिक झीलें, यानी कि टेक्टोनिक लेक्स। ये जो झील इस प्रकार की झीलें हैं, इसका निर्माण जो पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार तथा भ्रंश के कारण होता है। कश्मीर तथा कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो झीलें हैं, इसी प्रकार का झील होता है। सोमोरारी और सोमिरिरी या सोमोरारी जिसको बोले, और पोंगसो लेक जो है लद्दाख में, ये दोनों झील इसी विवर्तनिक झीलों का उदाहरण है। फिर अगला देखते हैं हमारा क्रेटर या ज्वालामुखी झील। ये जो क्रेटर लेक है, जब ज्वालामुखी कोई शांत हो जाता है तो उसका जो मुख है वो एक प्याले की तरह जमकर ठंडा हो जाता है, और वो प्याले की तरह बन जाता है, और समय कालांतर में वो पानी से भर जाता है, जिसे क्रेटर लेक कहते हैं। कि भारत में क्रेटर लेक जो है वो, इसका उदाहरण है महाराष्ट्र में बुल्ढाना का लूनर झील जो कि लोनार झील या लूनर झील जो है महाराष्ट्र का, वो जो कि बुल्ढाना जिले में स्थित है, इसी का एक उदाहरण है। तीसरा है हिमानी झील या टॉर्न जिसकी बोलते हैं। ये झील जो है हिमानी अपरदन का परिणाम है। यह एक गिरिताल या टॉर्न जो है, इसको गिरिताल भी कहते हैं हिंदी में। टॉर्न को गिरिताल, हिमानी झील, गिरिताल या टॉर्न, ये तीनों एक ही चीजें हैं। यूपीएससी अक्सर इस प्रकार के सवाल पूछ लेती है, टॉर्न, गिरिताल या हिमानी झील। यह एक लघु पर्वतीय झील है, विशेषकर जो एक हिमज गहरा बेसिन में जमा होता है तथा जो ऊंचे चट्टानों के पीछे स्थित होता है। भारत में अधिकतर हिमानी झीलें लघु आकार की होती है। गंगाबल झील जो कि कश्मीर के दीर्घ हिमालय में स्थित है, इसका एक उदाहरण है। हिमानी झीलें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नदीय झीलें। नदीय झीलें जो है अपने अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के कारण इस प्रकार के झीलों का निर्माण करते हैं, जैसे कि गोखूर झील वगैरह इसी का एक उदाहरण है। कभी नदियां मियंडरिंग करती हुई ऐसे बनती, फिर नदी सीधी हो जाती है तो एक प्रकार की झील बन जाती है, या फिर कहीं पर एक गहरा खड्ड बना देती है अपने अपर्दन के कारण, तो वो भी एक तरह का झील बन जाती है, इसी करते हैं। फिर है वायुड़ झील। ये जो छोटे छोटे अस्थायी अवतल गर्त होते हैं जो उस स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ की पवन रेतीली सतह पर बहती है। पश्चिमी राजस्थान में अनेक झील इस प्रकार के हैं। मरुस्थलीय झीलों में सामान्यतः लवण की मात्रा अधिक होती है तथा अक्सर उन्हें लवणीय झील भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान, डांड इसके उदाहरण है। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले डांड जो है वायुड़ झीलों के उदाहरण है। फिर है द्रवण झीलें। इन झीलों का निर्माण सतह में एक गर्त के कारण होता है, जो चूना पत्थर या जिप्सम जैसी विलयशील जो भूमिगत विलयों के कारण बनता है। यहाँ ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ की चूना पत्थर या जिप्सम की मात्रा अधिक हो, वो द्रवित हो जाता है, घुल के बह जाता है और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसे आगे चलकर पानी जमा हो जाता है। फिर है लैगून। लैगून एक तरह का समुद्र का ही एक हिस्सा है। लैगून झील जो है, इसका निर्माण समुद्र तट के किनारे बालू भित्ति के निक्षेपण के कारण होता है। ओडिशा की चिल्का लेक झील, पुलिकट झील, पेम्बा नद, अष्टमुडी केरल का, ये सब लैगून के ही उदाहरण है। अब अगला है भूस्खलन। माफ कीजिएगा, यहाँ बहुस्खलन हो गया है, ये भूस्खलन है, ये बहु नहीं है, भूस्खलन है। भूस्खलन झील जो है, इन झीलों का निर्माण भूस्खलन तथा शैलपात के कारण होता है, जो नदी के मार्ग को अवरुद्ध हो जाता है। भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्र में जब नदी गुजरती है तो वहां पर भूकंप या किसी अन्य कारण से भूस्खलन हो और नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, जिससे कि एक बांध या झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि भूस्खलन झील कहा जाता है। तो अब चलिए हम देखते हैं झीलों के प्रकार। झील के प्रकार देख लिया, अब भारत की प्रमुख झीलों को देखते हैं। पहले देखते हैं अष्टमुडी कयाल है, भीमताल, भोज आर्द्रभूमि, चंद्रताल, चेम्बरम बक्कम झील, चिल्का झील, डल झील, धीवार झील, हिमायत सागर, हुसैन सागर, कलिवेली झील, खजियार, कोलेरू, लोकटक, नाको, उस्मान सागर, पोंगचयोंगसो,
पुलिकट झील, पुष्कर झील, रेणुका, रूपकुंड, पोंगोंग सो झील, सांभर झील, स्तंभकोट्टा, सत्ताल झील, सूरजताल, चंद्रताल, तवा, सोंगमो, वीरनाम, वीरानम झील, वेम्बानद, वीरनपूजा, वेम्बन वेम्बन वेम्बनट्टू झील, वुलर झील, ये सब झीलें हैं। इनके बाद इसलिए इसको एक एक करके हम इसके बारे में, ये सारे को नाम तो पढ़ दिया, चलिए एक एक करके इसको हम मैप पर या देखने की कोशिश करते हैं या मैप पर इसको दर्शाते हैं। तो इसी मैप पर हम लोग इसको आगे से कोशिश करेंगे, हालांकि इस पर पूरी तरह दर्शाना संभव नहीं है। ये जो केरल है, अष्टमुडी कयाल है या अष्टमुडी झील है, ये केरल में है। केरल के कोलम जिले में है अष्टमुडी। अष्टमुडी का अर्थ होता है 8 भुजाएं, जिसके कारण इसका नाम, इसके अलग 8 शाखाएं हैं छोटी छोटी। रामसर समझौते के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया। यह रामसर में शामिल है, रामसर साइट्स में भारत के। आगे हम देखेंगे, ये यहाँ पर होना चाहिए, ये है केरल। केरल यहाँ है, केरल दक्षिणी केरल के आसपास ही इसका ये होना चाहिए इसको। ये अगला है भीमताल। भीमताल जो है कुमाऊं मंडल में अवस्थित है। कुमाऊं यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड की कुमाऊं मंडल में अवस्थित है यहाँ पर भीमताल। ये उत्तराखंड है, यहाँ पर आसपास यहीं पर कुमाऊं मंडल में अवस्थित है ये। भोज आर्द्रभूमि, यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। ये है मध्य प्रदेश और यहाँ है भोपाल, मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये भोज आर्द्रभूमि। चंद्रताल, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति ये ऊंचाई पर है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में है। चेम्बरम बक्कम झील, ये जो है तमिलनाडु के चेंगपट्टू जिले में अवस्थित है। ये तमिलनाडु और चेंगलपट्टू अवस्थित है, इसी में तमिलनाडु में ही अवस्थित है। यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है। यह चिल्का झील, चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक राज्य ओडिशा में है। ये रहा चिल्का लेक, तो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसका दिया भी हुआ है चिल्का लेक। फिर है डल झील। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की प्रसिद्ध झील है। 18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है इसका यह झील। यह झील सेतुकों द्वारा 4 बेसिनों में होते हैं, या 4 अलग अलग छोटे छोटे झीलों में विभाजित है, जिसको कि गारीबल, लोकुट डल, बोट डल तथा नागिन झील के नाम से जाने जाते हैं। यह शिकारों के लिए फेमस है। यहाँ पर फूलों की भी खेती की जाती है, जैसे कि कमल के फूल, कुमुद और सिंघाड़ा भी पाया जाता है यहाँ पर। फिर है धीबर झील। धीबर लेक जो है ये राजस्थान के उदयपुर में अवस्थित है। ये है उदयपुर, यहीं पर है कहीं ये धीबर झील, उदयपुर के पास। फिर है हिमायत सागर। ये हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी, सॉरी तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है हिमायत सागर और हुसैन सागर। आगे हम देखेंगे कोलीवेली झील। जो कोलीवेली झील है यह तटीय झील है, जो कि तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में अवस्थित है। यह पुदुचेरी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। ये पुदुचेरी है यहाँ पर, इसके यहाँ पर आसपास कहीं है ये, पुदुचेरी से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर अवस्थित है कोलीवेली झील। खजियार झील। खजियार झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। ये है हिमाचल प्रदेश और यहाँ है कहीं चंबा डिस्ट्रिक्ट, पर्वत के पीछे चंबेदा गांव। आगे देखते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में झील यह भारत में मीठे पानी की अलवणीय सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह कृष्णा तथा गोदावरी जिले में, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के बीच अवस्थित है। ये रही कृष्णा और ये रही कृष्णा गोदावरी और ये रही कृष्णा, इसके बीच में अवस्थित है कोलेरू झील। लोकटक झील। लोकटक झील उत्तरी पूर्वी भारत में है, एक मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती हुई द्वीपीय झील है के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह तैरते हुए फुमडीज एक घास की वनस्पति है, जिसके कारण वो तैरता हुआ रहता है। घास एक है जो कि तैरता हुआ रहता है और इसके ऊपर जो हिरन रहता है वो नाचता हुआ सब प्रतीत होता है, इसलिए इसको डांसिंग डियर भी यहाँ कहा जाता है इसको। 1990 में इसे रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि मानी गई। यह झील पनबिजली संयंत्र, सिंचाई तथा पीने के पानी के लिए तथा
जल स्रोत एवं झील मछुआरों के लिए भी जीविका का साधन है। ये जो है आपका लोकटक झील उत्तर पूर्वी लवणीय झील करते हुए यह मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। काजीरंगा मणिपुर की राजधानी। ये मणिपुर में है। ये मणिपुर में अवस्थित है लोकटक झील। तो आगे हम चलेंगे इसके बाद त्रिपुरा के अगरतला, मणिपुर, इम्फाल यहाँ पर है। मणिपुर के आसपास यहाँ पर ये लोकटक झील अवस्थित है। नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजवाल, त्रिपुरा का अगरतला, मणिपुर, हाँ मणिपुर में अवस्थित है ये। नाको झील यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित। फिर से हिमाचल प्रदेश, यहाँ शिमला आ रहा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है नाको झील। यह एक अधिक ऊंचाई वाली झील है। यह झील भीसा तथा पहाड़ी पीपल वृक्षों से घिरी हुई है। बौद्धों के 4 मंदिर है। यह एक पवित्र झील मानी जाती है। फिर उस्मान सागर, ये भी हैदराबाद में है, हैदराबाद के पास है उस्मान सागर। पोंगोंग सो झील, यह पोंगोंग सो झील एंडोफ्रिक झील है जो कि लेह से 5 घंटे की दूरी पर अवस्थित है। ये रहा लेह, यहाँ पर आसपास इस क्षेत्र में है ये एंडोफ्रिक झील है। यह विश्व की तृतीय सर्वाधिक ऊंचा मार्ग है जो लद्दाख का पर्यटक आकर्षण केंद्र है। यह चीन और भारत की सीमा के पास ब्रीडिंग स्थल है जो 134 किलोमीटर की एक पर्वतीय ट्रांसबाउंड्री झील है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर ये जो है एक्साई चीन और भारत का जो सीमा है इसके बीच में रही पड़ता है। यह झील का 1/3 हिस्सा भारत में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है और यह विश्व की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है। यह झील प्रवासी पक्षियों जैसे बॉर हेडेड हंस और ब्राह्मणी बतख के लिए प्रजनन स्थल है। फिर है पोंगोंग सो भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, लद्दाख रीजन में। फिर आगे चलेंगे हम पुलिकट झील जो है कि यह कोरोमंडल तट पर स्थित तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा के पर स्थित है। ये यहाँ पर है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के बीच यहाँ पर पुलिकट झील। यहाँ कौंडिला, किंगफिशर जिसको बोलते हैं, बगुला, चिंकारा, स्पूनबिल तथा बतख भी पाए जाते हैं। भाई किंगफिशर सुनकर कुछ और मत समझ लेना, ये किंगफिशर एक पक्षी है जिसे हिंदी में कौंडिल्ला कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे पुष्कर झील जो है यहाँ अजमेर के पास है। पुष्कर एक शहर है अजमेर के बगल में, जहाँ पर मैं जा चुका हूँ। वहाँ पर यह हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि अब पुष्कर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और उनकी पूजा की जाती है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ जब लूनी नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह तीर्थयात्री पवित्र स्नान करने आते हैं। यह मेला वाला टाइम होता है यहाँ का। रेणुका झील है, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये रही शिमला, यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। रूपकुंड झील, यह भी झील उत्तराखंड में है। ये रहा देहरादून और इधर उत्तराखंड पूरा। यहाँ पर नंदा देवी इसी क्षेत्र में उत्तराखंड पाया जाता है। ये सांभर झील राजस्थान, उदयपुर के पास, सॉरी उदयपुर नहीं, ये जयपुर के पास। ये रहा उदयपुर, ये रहा जयपुर। सांभर झील जो जयपुर के पास है। फिर स्तंभकोट्टा झील, यह केरल में मीठे पानी की एक बड़ी झील है। कोल्लम जिले में स्तंभकोट्टा झील अवस्थित है। ये रही केरल और यहाँ इसी क्षेत्र में यह पाया जाता है। सूरजताल बारालापचा दर्रे में स्थित है। यह बारालापचा दर्रा के पास स्थित है। यह बारालापचा दर्रा जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। चंद्रताल झील, यह चंद्राकार का बेसिन है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह स्पीति जिले में 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल में स्पीति जिले में अवस्थित है ये चंद्राकार झील, जिसे चंद्रताल कहते हैं। तवा जलाशय जो है होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी है तवा, जिस पर ये रही नर्मदा,
और नर्मदा की सहायक नदी है तवा, जिस पर कि ये बांध बना हुआ है, तवा बांध। आगे हम चलिए देखेंगे है वेम्बानद झील। वेम्बानद झील जो है यह केरल की सबसे बड़ी झील है। वेम्बानद झील यह अलग अलग झीलों का एक समूह है। इससे अनेक नदियां इस झील से प्रभावित होती है, जैसे कि पंबा और पेरियार इसकी सबसे प्रमुख नदी है जो कि इससे प्रभावित होती है। और यह झील जो है पालीपुरम तथा पेराम्बलम जैसे द्वीपों को घेरे हुए है। अब है वीरनपुझा। वीरनपुझा झील जो है कोच्चि स्थित है। यह झील वेम्बानद झील का उत्तरी विस्तार है। जब वेम्बानद झील उत्तरी विस्तार है कोच्चि तक, तो उसे यहाँ पर कोच्चि के आसपास इसी का कहा जाता है इसको वीरापुझा झील। अब है वेम्बानट्टू झील। यह कोट्टायम से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर नदी पर स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल है कोट्टायम, यानी कि ये भी केरल में स्थित है। वूलर झील। वूलर झील सोपोर तथा बांदीपुर के मध्य कश्मीर घाटी में स्थित है यह। और वूलर झील जो है यहाँ पर कश्मीर में। तो ये भारत के कुछ प्रमुख झील थे। उसके बाद हम चलिए यहाँ पर ये दिख जाता है वूलर लेक हमारे जम्मू कश्मीर में, होकेरा वेटलैंड। ये कुछ रामसर साइट्स हैं जिसके बारे में हम इसके मैप पर है, आप इसको स्नैपशॉट लेकर एक बार देख लीजिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर में दो है, वुलर लेक और होकेरा वेटलैंड। अब लेह लद्दाख में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सुरिनसर, मानसर और सोमोरिगी झील है जो कि रामसर वेटलैंड में शामिल है। और हिमाचल पर अब आगे नीचे जाएंगे हिमाचल प्रदेश, तो वहां पर पोंग लेक, पोंग डैम, कांजली, चंद्रताल और रेणुका, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। कांजली हरिके रोपड़ पंजाब में। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा रिवर, ये रामसर साइट है। और राजस्थान में सांबर लेक, केवला देव। गुजरात में नल सरोवर। मध्य प्रदेश में भोज। केरल में वेम्बानाथ, सस्तमकोट्टा और अष्टमुडी। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर। आंध्र प्रदेश में कोलेरू। उड़ीसा में भीतरकनिका और चिल्का लेक। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स। असम में दीपोर बिल। मणिपुर में लोकटक। त्रिपुरा में रुद्र सागर। अब चलिए आगे थोड़ा, अब नया कुछ अपडेट हुआ है जिसके कारण कि इसकी संख्या बढ़ जाती है। 49 है वेटलैंड्स जो रामसर साइट्स की। सबसे पहला देखें कोलेरू आंध्र प्रदेश, दीपोर बिल असम, कबरताल बिहार, ये नहीं था वहां पर, खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, खिजड़िया, नल सरोवर, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवाना वेटलैंड, ये सब गुजरात में है 4। असम में 1, बिहार में 1, गुजरात में 4, हरियाणा में 2 है। विंध्यवासिनी या विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों बर्ड सेंचुरीज हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ भी 3 है, चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका वेटलैंड, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। अब आगे देखते हैं वुलर लेक जम्मू कश्मीर, होकेरा वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक, ये सारे जाती, ये तीनों फिर जम्मू कश्मीर में है। अब आपको बता दें अभी जो है जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी। अब आगे देखते हैं सोमरेरी लेक, ये भी जम्मू कश्मीर में है। अष्टमुडी केरला, सस्तमकोट्टा केरला, वेम्बनाड केरला, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये लद्दाख में। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, लोनार लेक महाराष्ट्र, नंदूर महाबलेश्वर महाराष्ट्र, लोकटक लेक मणिपुर, भीतरकनिका मैंग्रोव्स वाला है ये ओडिशा में, चिल्का लेक ओडिशा, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये पंजाब में, हरिके लेक पंजाब, कांजी लेक पंजाब और केशोपुर मनी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, ये सारे हैं। और आगे चलिए अब हम और देखते हैं इसके, ये चूंकि 49 अब हो चुका है। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, भाखड़ा और नांगल 2 डैम है जिसके कारण ये नांगल डैम को लिया गया है पंजाब में। 32 है रोपर लेक। अब आगे बढ़ते हैं, 33वां नंबर है केवला देविया घाना नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। सांभर लेक राजस्थान में।
पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड सेंचुरी, ये एक वेटलैंड भी है जो कि तमिलनाडु में है। अब रुद्र सागर लेक है त्रिपुरा में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, अभी पिछले मैप में हमें कहा बहुत कम दिखा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बहुत जोड़ा गया है। जिसमें पहला बखीरा, हैदरपुर वेटलैंड है ये सब, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसाई नावार झील और सूर सरोवर। उसके अलावा अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच तक, ब्रिज घाट से नरोरा तक इसको वेटलैंड में रामसर साइट में शामिल किया गया। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रामसर साइट्स हैं। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। ईस्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और सुंदरबन ये भी वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन भी वेस्ट बंगाल में। ये एक बड़ा मैप है, इस पर हमने दिखाने की कोशिश की, हालांकि ये पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आज हमने भारत की प्रमुख नदियों और झीलों और जो रामसर साइट्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश किया, एक रिवीजन दिया। इसके अलावा चलिए हम अब कुछ बात करते हैं जो कि नदियों पर जो बने डैम्स हैं उनके बारे में। तो अलग अलग जो डैम है इसके बारे में हम अभी चलिए हम बात करेंगे। ये कुछ मैप है, आपको इसके द्वारा बताएंगे हम। इसके द्वारा भारत के प्रमुख बांध जो है, ये सबसे पहला जो कि टिहरी बांध है, ये यहाँ है टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध यह एक बहुउद्देशीय परियोजना बांध है जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है। यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध जो कि 1972 में बनकर तैयार हुआ। यह बांध मध्य हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है जो कि एक टेक्टोनिक फॉल्ट का रीजन है। अब आगे है नांगल डैम। नांगल डैम ये रहा यहाँ, भाखड़ा एंड नांगल, इसी में है नांगल। यहाँ 2 डैम है, भाखड़ा और नांगल। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास सतलज नदी पर एक गॉर्ज पर स्थित है। 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी और इसका निर्माण 1970 में पूरा हुआ। इसके बेसिन को गोविंद सागर नाम दिया गया और इसी से निकालकर नहर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नहर परियोजना जो कि राजस्थान को पूरा यहाँ तक कवर कर दिया गया, लगभग पूरा राजस्थान। फिर है रिहंद परियोग बांध। यह बहुउद्देशीय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। ये रहा रिहंद, गोविंद पंत। रिहंद परियोजना है, बनाया गया है, जो सोन नदी पर सहायक नदी है। इसके जो जलाशय जो बना है इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। फिर है हीराकुंड। ये रहा हीराकुंड, महानदी पर है। हीराकुंड रिजर्वॉयर, हीराकुंड जलाशय है। यह ओडिशा के संबलपुर शहर के ऊपर की तरफ बना है। इसकी नींव 1940 में सर हावरथॉन लुइस ने रखी थी। यह विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। 743 वर्ग किलोमीटर के जलाशय के साथ एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? हीराकुंड रिजर्वॉयर। आगे हम देखते हैं नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, ये रहा नागार्जुन सागर बांध। ये आंध्र प्रदेश में था, हालांकि अब ये तेलंगाना में पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह मलगोंडा, गुंटूर, कृष्णा, प्रकाशम और खम्मम जिलों के कृषकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी दाई नहर जवाहर नहर से 1.13 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। और बाई नहर लाल बहादुर शास्त्री नहर से 0.32 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। फिर आगे है तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर बना है। ये तुंगभद्रा बांध जो कर्नाटक के हस्पेट शहर के पास कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर स्थित है। 1953 में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उपकरण बना और यह बांध सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए
उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक बहुउद्देशीय बांध है। फिर है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर, यह मध्य प्रदेश पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे 1230 वर्ग किलोमीटर भूमि सिंचित की जाती है और 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब आगे देखेंगे इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना यहाँ है केरल में। इडुक्की जो है यह केरल में स्थित जल विद्युत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह कुवरनमाला और कुरुथिमाला पर्वतों के बीच स्थित है। यह 780 मेगावाट पनबिजली स्टेशन का समर्थन करता है। यह एशिया का के सबसे बड़े चापीय बांधों में से एक है। आर्च डैम, यह एक एशिया के सबसे बड़े आर्च डैम में से एक है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। अब आगे देखेंगे हम लोग मैट्यूर डैम। मैट्यूर डैम ये रहा हमारा तमिलनाडु में। मैट्यूर डैम, इसका निर्माण 1934 में एक गॉर्ज में किया गया। यहाँ कावेरी नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यह वायनाड की पहाड़ियों में 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे पुराना बांध मैट्यूर बांध। यदि पूछा जाए भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है तो यह है मैट्यूर बांध। ये किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। श्री सैलम या जी सैलम बांध, यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, श्री सैलम या जी सैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्ला मल्ला पहाड़ी के गहरे गॉर्ज में कृष्णा नदी के पर बनाया गया। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी क्षमता वाली पनबिजली परियोजना है। फिर है बिसलपुर बांध। बिसालपुर या बिसलपुर राजस्थान के टोंक जिला में बनाव नदी या बनास नदी पर अवस्थित है। ये बनास नदी पर है। बनास जो कि चंबल की सहायक नदी है। एक और बात है कि बनास जो है अरावली की पूर्वगामी नदी है, यानी अरावली को काटते हुए पार करती है और जाके चंबल से मिलती है। आप समझ सकते हैं अरावली ही हिमालय से पुरानी है और बनास उससे भी पुरानी, यानी कि बनास कह सकते हैं हिमालय से भी पुरानी नदी। जाहिर है इसका इतिहास काफी लंबा चौड़ा रहा होगा, इसके बारे में रिसर्च की जरूरत है। बनास नदी एक पूर्वगामी नदी है इसकी। बिसलपुर, इस परियोजना बिसलपुर डैम जो कि बनास नदी पर है। बनास चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो अब आगे बढ़ते हैं बिसलपुर के बाद। अब आगे हमारा है मैथन। मैथन है झारखंड में। यह झारखंड में बराकर नदी पर बना एक बड़ा बांध है। यहाँ पर एक भूमिगत बिजली स्टेशन है और यह दामोदर घाटी में बड़ा जलाशय बनाता है। इसकी स्थापित क्षमता 60 मेगावाट है। इसकी स्थापित क्षमता 60 मेगावाट है और यह एक भूमिगत बिजली घर का निर्माण होता है इससे। तो दोस्तों आज हमने बात किया कुछ नदियों और उसके द्वारा बनाए गए डैमों की। इसके अलावा और भी डैम्स हैं, इसमें देख सकते हैं कि नारायणपुर है, सिंगूर है, येलदारी है, गिरना है, कदना, गांधी सागर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, उकाई परियोजना तापी नदी पर है। इसके अलावा देख सकते हैं हमने बहुत सारा जी, बारगी, वरना छूट गया इसको एक मैप का भी आप, सुबनसिरी डैम है यहाँ का, सुबनसिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। इसको एक स्नैपशॉट लेकर भी आप इसको आगे देख सकते हैं। तो हमने आज बात किया प्रमुख झीलों की, नदियों पर प्रमुख बांधों की, जो कि प्रमुख डैम है, भारत के प्रमुख डैम्स की बात की, प्रमुख झीलों की बात की, झीलों के प्रकार की बात की, रामसर साइट्स की बात की। ये इतना सारा हमने आज। इसके अलावा हमने भारत के जो नदीय प्रणाली है जिसमें कि तापी, नर्मदा और कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, गोदावरी के बाद अब महानदी, फिर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र आदि नदियों पर हमने चर्चा किया। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा चेहरा और मेरा चैनल याद रखिए। चेहरा भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं, चैनल को याद के रखिए और हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए। इसका लाइक शेयर कीजिए। यदि कुछ बुरा लगे तो उसको सीधा बोलिए, डरिए मत, घबराइए मत और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। 5 जून को आपका एग्ज़ाम है और मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। आगे मेंस की भी कोशिश करेंगे, मेंस के लिए भी आपको क्लास दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।